को फ्री लेक्चर मिलने वाला है ना। फ्री टाइम मतलब रिलैक्सेशन टाइम। हाँ ओके। आपको पता है? नहीं पता है ना? आज ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कौन से सब्जेक्ट का कैसा टेस्ट है। ओके, और वो हम हर वक्त आएगा। और अगर हम एडवांस में आपको टेस्ट का भी मैसेज कर रहे हैं तो हम इस बार बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। तो आपका पूरा पीडीएफ भी बन के आ जाएगा ग्रुप में। आपके लिखे हुए पेपर्स का क्या बन के आएगा? पीडीएफ बन के आएगा विथ मार्क्स। ग्रुप में पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे आपके पापा के आपके मॉम के जितने भी नंबर है सब में व्हाट्सएप फ्री होता है, तो सब पे आएगा। बराबर है ना? बट एक ही चीज है, अगर किसी ने मुझे ब्लॉक मारा तो उसकी दुनिया हिला दूंगा मैं। हाँ आएगा तो मैं बता दूं ना उससे पहले। ओके, मुझे पता है आप कहाँ ब्लॉक मारोगे। आपके पेरेंट्स के नंबर्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक मार दोगे। फिर मैं सिर्फ पेपर्स नहीं बेचने वाला हूँ, पेपर्स बेचने के बाद कॉल करने वाला हूँ। समझ में आया? और देखो, कॉल भी ब्लॉक मारा ना तो एक रिंग बज के बंद हो जाती है। दैट इज द साइन ऑफ ब्लॉक। जिसका एक रिंग बज के बंद हो गया ना, उसके पेरेंट्स को और उसको दोनों को परेशान करूंगा। वो पेरेंट्स को पूछूंगा ना किसने किया। समझ में आया? आया ना? यहाँ पे बुलाऊंगा, बैठने नहीं दूंगा क्लास में, टेस्ट नहीं देने दूंगा, सब करूंगा। अगर किसी ने क्या मारा मुझे, ब्लॉक। हाँ, अब इससे पॉजिटिव साइड पे ये सोचना है कि आपको हर एक टेस्ट अब छोटा छोटा जो मिलता है उसमें मेहनत करनी है, उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि हमारा दबदबा बना रहे। क्योंकि आपके पेरेंट्स को जब मैं सारे पेपर्स भेजूंगा तो आपको पता है कौन सा पेपर ज्यादा दिखा जाएगा। आपका नहीं देखा जाएगा, जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उसके साथ कंपैरिजन होगी। अब आप, हाँ, एक ही पीडीएफ में सबके पेपर्स होंगे। यस, ग्रुप में आएगा, तुम्हें आएगा, तुम्हारे मॉम को पर्सनली जाएगा, तुम्हारे पापा को पर्सनली जाएगा, और कोई नंबर है बुआ भाई कहीं पे भी भेजना है तो मुझे बोल दो, आएगा। तेरे को भी आएगा भाई। चलो, सो कल के टेस्ट में अच्छे से अवेयर हो जाना, प्रिपरेशन करके आना, बराबर कंप्लीटली प्रिपरेशन करके आना। जैसे ही टेस्ट चेक हो जाएगा मेरे और आपसे पहले आपके घर वालों को पता चलेगा। गॉट इट? क्योंकि हम दोनों रात को मोबाइल देखेंगे, तब तक तो पहुंच गया होगा। और समझ लेना कि पहुंचने के बाद हमारा अच्छा स्वागत होता है तो अच्छा वाला होता है तो अच्छे मार्क्स आए हैं, है ना? बाकी तो आपको पता ही है। चलो, स्कूल में पहले सिलेबस तो पढ़ा दें। चलो ध्यान दो। बॉन्डिंग इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्टेट लिमिटेशन ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। Werner's theory could not explain number one directional properties of bond in a coordination compound. हमने coordination compounds में bond formation देखा नहीं देखा। हमने सिर्फ देखा कि बॉन्डिंग कौन कौन से होते हैं, यानी कि वैलेंसेस के बारे में पढ़ा अकॉर्डिंग टू द वर्नर। बट ये जो बॉन्डिंग है उसके थ्रू आइसोमेरिज्म्स के बारे में पढ़ा। यस और नो? अब ये जो आइसोमेरिज्म है उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्रिएट होती है, तो क्यों होती है वो वर्नर्स का थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नंबर टू, एबिलिटी ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ ही एलिमेंट्स जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, लाइक ट्रांजिशंस मेटल। यस और नो? व्हाई नॉट अदर्स? इसका आंसर कौन नहीं दे रहा है? वर्नर्स थ्योरी नहीं दे रहा है। द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन नहीं समझा पा रहा है? वर्नर्स नहीं समझा पा रहा है। The nature of bonding in a coordination compound can be explained by valence bond theory, crystal field theory, ligand field theory and then molecular orbital theory. जब वर्नर नहीं समझा पा रहा था तो न्यू थ्योरीज फॉर्म हुई। तो पहली कौन सी थ्योरी? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देन सेकंड क्रिस्टल, जो हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आई लिगेंड फील्ड थ्योरी, हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आई MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो भी हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ CFT के बारे में पढ़ने वाले हैं और VBT का थोड़ा एक्सप्लेनेशन। ओके, तो सबसे पहले VBT के बारे में स्टार्ट करते हैं। द मेटल एटम और आयन अंडर द इंफ्लुएंसेस ऑफ लिगेंड्स मेक अवेलेबल N-1D NS NP। आपको पता है NS NP जो होता है उसके आगे N-1D होता है, तो N-1D SP और
NS NP ND। सर ये क्या है? तो समझो 4s लिया मैंने तो n इक्वल टू क्या हुआ 4, तो 4s 4p 3d, n-1 ले यानी 3d, तो 3d 4s 4p कंबाइंड होता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, या तो फिर 4s 4p 4d पीछे वाला d, कभी कभी आगे वाला d, कभी कभी पीछे वाला d हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है। तो इस तरह से DSP या SPD इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। बात समझ में आया? DSP मतलब कि आगे वाली सेल के डी ऑर्बिटल ने पार्ट लिया, SPD मतलब पीछे सेल डी सेल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लिया। Orbitals for the hybridization to yield a set of equivalent orbitals to definite geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar। वो तो हमने प्रीवियस में ही देख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंगली इस टाइप की जियोमेट्री होती है। बट इस टाइप की जियोमेट्री कब आती है? तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है? एंड हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है वो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, सुन लो अच्छे से, कि जब कोई दो ऑर्बिटल्स जिनके शेप डिफरेंट होती है, जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, वो डायरेक्टली बॉन्ड्स बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं ले सकती, या तो फिर उनके थ्रू जो बॉन्ड बनते हैं वो अलग अलग होने चाहिए। बट हमने देखा कि कंपाउंड्स में तो बॉन्ड एक जैसे ही है। दैट मीन्स कि बिफोर द मेकिंग द बॉन्ड एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल जिनके शेप डिफरेंट है लेकिन एनर्जी में थोड़ा सा क्या है डिफरेंस, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ओके, ऐसे ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं एंड दे फॉर्म अ न्यू इक्विवेलेंट एनर्जेटिक as well as same shape consisting orbital which is known as hybrid orbital, and this process is known as hybridization. The number of available metal ion orbital is equal to its coordination number. Okay, अभी जो number of available metal orbital है या metal ion orbital है जो किसके अकॉर्डिंगली होगी? कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जितनी है उतनी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। अगर मेरे को 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती है मतलब कि वो मेटल आयन 4 के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। इज इट क्लियर? ओके, अब समझ लो अलग अलग आपको दिया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो तो हमने बोला था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेप, स्क्वायर प्लैनर एंड टेट्राहेड्रल, बोला था कि नहीं? बट हम पता नहीं लगा पा रहे थे कि भाई 4 कोऑर्डिनेशन में कौन सा शेप कब आएगा। वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हमें किसके बारे में पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब विच शेप? टेट्राहेड्रल शेप, विच शेप? टेट्राहेड्रल शेप, ओके। एंड अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है देन विच शेप? स्क्वायर प्लैनर, ओके। sp3 1s and 3p, बट अगर एक p कम हो तो आगे का d यूज हो जाएगा, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? dsp2 देन स्क्वायर प्लैनर, ओके। अगर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, 1 3 4 और 1 5, दिख रहा है? ऊपर का समेशन करोगे तो भी समझ में आएगा। तो sp3d हाइब्रिडेशन इज दैट एंड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इज द शेप। बट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो फिक्स ही है ऑक्टाहेड्रल शेप, लेकिन फॉर दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3d2 या d2sp3 अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल। आगे वाले d खाली है तो d2sp3, नहीं खाली है तो पीछे से उठाएगा sp3d2। बात समझ में आया? यस और नो? तो कभी कभी ऐसा होता है हाइब्रिडेशन से शेप भी पता चल जाता है, कभी कभी 2 अलग अलग हाइब्रिडेशन के लिए शेप अलग सेम हो जाता है ना? तो ये पूरा टेबल हमें याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है और इजी है, इस टेबल को छोड़ना मत। बाकी सर टेबल को तो छुड़वा रहे थे बट इसको मत छोड़ना है, तो बहुत ईजी है। यस और नो? कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन से 2 हाइब्रिडाइजेशन? sp3 dsp2 और कौन से 2 शेप? टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लैनर। 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, एंड 6 में 2 हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3d2 d2sp3, और दोनों का शेप कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। बोलो को डाउट? ओके, the hybrid orbitals are allowed to overlap with a ligand orbital that can donate electron pairs for bonding। पहले मेटल आयन अपने ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट करेगा बाय हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। यस और नो? जब उनकी इक्वली एनर्जेटिक, इक्वली शेप वाली, सेम शेप वाली हाइब्रिड ऑर्बिटल रेडी हो जाएगी, फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो लिगेंड की ऑर्बिटल है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती है, उसके साथ क्या होगी? ओवरलैप। क्या होगी? ये सारी चीजें अगर आपको याद है ना तो हम 11th का बोल रहे हैं।
11th में मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं ना, तब हमने पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर, एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल पे ओवरलैप होती है एंड देन दे मेकिंग द बॉन्ड। ओके, तो सब ऐसा ही वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अभी से याद रखेंगे बॉन्ड कैसे बनता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अलाउड टू विद लिगेंड ऑर्बिटल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, लिगेंड ऑर्बिटल ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं फॉर द बॉन्डिंग, और इसलिए तो ए बॉन्ड सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, नहीं, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें दो एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन देके पार्टनरशिप करे, बट ओवर हियर मेटल आयन, मैंने आपको 9th चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, इसमें भी बोला था, और हियर डी ब्लॉक वाले जो मेटल आयन है वो अपना सिर्फ ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन तो वैसे D4+, मतलब कि +4+5 वैलेंसी होगी तो डी वाले इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे, तो फिर उनके पास तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही नहीं है, बट वो अपने क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑर्बिटल। वो ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप होगा, लिगेंड की। अब लिगेंड भी ऐसे है जो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आ रहे बेटा, पैर वाले NH3, उसमें एक एक जो जहां पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनना था बन गया, लेकिन नाइट्रोजन के पास अभी भी लॉन पैर इलेक्ट्रॉन बाकी बचा है, दो, जिसने बॉन्ड बनाने में NH3 में पार्ट, वैसे लॉन पैर डोनेट होगी, तो आ गया ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के हो गए, और वो भी किसके, लिगेंड के। तो यहां पे लिखा है लिगेंड दैट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग। इज इट क्लियर, कंफर्म? ओके, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन रिसीव्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड फ्रॉम द लिगेंड। अभी हमने देखा जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी मेटल की, वो रिसीव करेगी किसको, इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन को, कहां से, पढ़ो अंदर, लिगेंड, and that's why this type of bond is known as coordination covalent bond. They are potential to replace the ligand. Okay, समझा नहीं, मतलब तुम मिक्स कर रहे हो चीजों को। जब हम आइसोमेरिज्म्स पढ़ रहे थे तो हमने ऐसा बोला था कि कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो काउंटर आयन भी बन सकते हैं और लिगेंड भी बन सकते हैं, जैसे Cl- एज अ लिगेंड भी जा सकता है और काउंटर आयन भी जा सकता है। नहीं, बट तुम पेयर, क्या इलेक्ट्रॉन की पेयर की बात हो रही है, तुम Cl- मतलब कि क्या, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, 7, Cl- मतलब क्या, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसकी पेयर्स कंप्लीट हो गई, और वो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। Cl2 को डोनेट नहीं होना है, किसको डोनेट करेगा वो, Cl- इलेक्ट्रॉन पेयर। बात समझ में आया ना, कंफ्यूजन क्लियर ना, तुम Cl की पेयर को बात कर रहे हो, बट Cl की पेयर की तो बात ही नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन के पेयर की डोनेशन की बात हो रही है। बात क्लियर, कंफर्म? ओके, now the complex is said to be a inner orbital or low spin if n-1 d ns np orbitals participate in the hybridization. ओके, अगर अंदर वाला डी, इनर डी अगर पार्टिसिपेशन लेता है हाइब्रिडाइजेशन में तो उसको क्या बोलेंगे, लो स्पिन, एंड outer orbital or a high spin for what, ns np nd, okay, if participate in a hybridization, जो बाहर वाला nd पार्ट लेता है तो उसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन अगर इनर डी ऑर्बिटल्स पार्ट लेता है, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पीड अब आउटर डी पार्ट लेता है, तो आप मुझे बताओगे कि 4s 4p और 3d कौन सा होगा, इनर 4s 4p 4d, आउटर। बात क्लियर हुआ, आउटर का हाई स्पिन भी होता है और इनर का लो स्पिन भी होता है, कोई डाउट, कंफर्म? ओके, it is possible to predict that geometry of the complexes from the knowledge of its magnetic behavior on the basis of valence bond theory. दूसरा, हम जियोमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम व्हाट, मैग्नेटिक बिहेवियर। सर जियोमेट्रिक को प्रिडिक्ट करने के लिए मैग्नेटिक बिहेवियर में जाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो सर से आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे, बट उससे पहले मैं आपको पूछ लेता हूं, ऐसा क्या रीजन हुआ कि जियोमेट्री के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी। जियोमेट्री मतलब समझ में आ रहा है, व्हाट, शेप, जो अभी हमने पढ़े थे, कौन से, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल,
ट्रायगोनल, बायपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। तो आपने तो अभी शेप को किसके साथ रिलेट किया था? हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर वापस ही आप जियोमेट्री के लिए मैग्नेटिक बिहेवियर पे जाने की बात क्यों कर रहे हो? नहीं, कहां फंसने वाले हो हाइब्रिडाइजेशन से शेप में? वो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री सेम दिखेगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन दोनों में क्या है? डिफरेंट है। हाँ या ना? तो ऐसे केस में आपको कौन हेल्प कर सकता है? मैग्नेटिक बिहेवियर। आया समझ में? जो मैग्नेटिक बिहेवियर कौन से बेसिस पे होगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, complex is diamagnetic, and if electrons are unpaired, पैरामैग्नेटिक। वो तो पहले से ही पता है मैग्नेटिक बिहेवियर। यस और नो? आया ना? अब देखो, मानो कि ऑक्टाहेड्रल शेप है, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं, तो अंदर की डी ऑर्बिटल यूज होगी, क्योंकि अंदर डी ऑर्बिटल पेयर होने से डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो गई। यस और नो? तो D2sp3, sp3 4 हो गए और D2 6 हो गए ना, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज देयर। बट अगर डी ऑर्बिटल पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं कंसिस्ट करती, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करती है, तो पीछे वाली D2 यूज करना पड़ेगा। तो sp3D2, जब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और अनपेयर्ड रहेगा मतलब कौन सा बनेगा? बात क्लियर? आगे जाके हम बात करने वाले, बहुत डिटेल में बात करने वाले, सिर्फ याद रखते जाइएगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल, हम जो सोच रहे हैं वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट दैट इज अवर अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दे फॉर्म, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं, तो बोलते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है एंड देन दे फॉर्म। ओके, इन फैक्ट हाइब्रिडाइजेशन इज अ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस ऑफ वेव इक्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व। यहाँ पे सिर्फ आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने 11th में ऐसा किया हुआ है, साई ए प्लस साई बी, एटम ए एटम बी, उसका साई मतलब विच फंक्शन? वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, तो आपको मिलेगा साई ए बी। आपने किया हुआ है, अगर आपको याद है तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं। साई स्टार ए बी इक्वल्स टू साई ए माइनस साई बी। ओके, दिस साई इज द वेव फंक्शन, विच फंक्शन है ना। और ऐसे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन किया जाता है, दो वेव फंक्शन ऐड करते हैं तो साई ए बी मिलता है, और दो को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साई स्टार ए बी मिलता है। एक मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है, एक एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है, ऐसा वर्ड्स आपने 11th में पढ़ा है, बट नहीं याद आता है तो अभी के लिए तो ये पैराग्राफ याद रहना चाहिए। बात क्लियर है ना? मैं दोनों के लिए बात कर दी। ऐसे लोग जिनको याद है उनको थोड़ा मजा आ गया, ऐसे लोग जिनको याद नहीं है उनको भूल जाना। सर क्या बोले थे? हम इतना याद रखेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन जैसा कुछ नहीं होता है, इट इज नथिंग बट व्हाट? मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्रिएट किया हुआ है। अप टू नाउ कोई डाउट? कंफर्म? ओके, देन डिस्कस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैग्नेटिक moment of coordination compound can be measured by magnetic susceptibility experiment. magnetic susceptibility experiment से हम उसके magnetic moments के बारे में पता लगा सकते हैं। The result can be used to obtain the information about the number of unpaired electron। और जब आपको magnetic moment मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? म्यू, है ना, जिसको एक्चुअली में हम फिजिक्स में m बोलते थे। m यानी मैग्नेटिक मोमेंट इना बोलते थे फिजिक्स में, इना, है ना, कि भूल गए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। और दिस इज म्यू, म्यू यानी मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों सेम ही है, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, वहां से हमें पता चल सकता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमने 8th चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको अच्छे से याद है तो, n एंड द ब्रैकेट n+2 √n+2 यानी म्यू मिल जाएगा बहुत मैग्नेटों में। अगर हमें इसकी वैल्यू पता होती है तो वी आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट? n। 8th चैप्टर में हमें n के बारे में पता था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम बोलते थे Sc+3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, म्यू इज 0। Sc+ स्कैनेडियम प्लस, बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 4s2 3d1 था, +1 यानी 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन चला गया। वैसे Sc+2 लेना चाहिए क्योंकि 4s में एक बाकी बचेगा नहीं भाई, 3d1 तो उसमें 1 आएगा। ऐसे हम निकालते थे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो अगर हमें म्यू पता है तो हम n पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर n पता था तो हम किसको फाइंड कर रहे थे? म्यू को। बोलो को डाउट? Confirm? Okay. So the magnetic moment of coordination compound can be measured by the magnetic susceptibility experiment, and the result can be used to obtain information about number of unpaired electrons and hence structures adapted by the metal complexes. Okay.
दिस रिजल्ट कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट? इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चल जाएगा तो अल्टीमेटली हमें हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चल जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेटल बोल रहे हो जैसे कि Ti+3, मैं अभी जैसे Sc+3 की बात कर रहा था, वैसे ये क्या है? Ti+3। ओके, Ti में क्या हो गया? आर्गोन कंप्लीट, 4s2 एंड देन टिटानियम 2, मतलब 22 यानी कि 3d2 बराबर। कंफिग्रेशन याद रखना पड़ेगा, स्कैनेडियम, टिटानियम, एस्कैटी, विक्रम, फैकोनी, कॉपर, जिंक। तो टिटानियम का नंबर कौन सा है? 22। आर्गोन में 18 कंप्लीट, 4s2 का 20 कंप्लीट, 3d2 का 22। अब 4s2 3d2 मिला, उसमें से +3 करना है तो पहले 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सुनते जाओ, और फिर 3d वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3d2 में से 1 गया, तो 3d में कितना बाकी बचा? 1। दैट्स वाई 3d1 कंफिग्रेशन। आया समझ में? लाइकवाइज वेनेडियम 3+, वेनेडियम यानी 25। वेरी गुड, वेनेडियम यानी 23। कितना अटेंशन है, कभी कभी देता है, एलिमेंट्स में ही देता है, उसके अलावा नहीं देता। सही है, इतना अटेंशन हर एक टॉपिक में चाहिए बेटा। समझ में आया? मतलब है लेकिन कहीं रुक गया है। हंस क्यों रहे हो? ये हंस क्यों रहे आजकल बहुत? पता नहीं, अपने का ध्यान देते हैं। चलो, सो वेनेडियम 23, तो 4s2 3d3, अब उसमें भी +3 है, तो 4s2 के 2 जाएंगे, 3d का 1 जाएगा, तो 3d में 3 थे, अब कितने बाकी बचेंगे? 2। आ गया d2। क्रोमियम +3 कौन सा? 24। तो उसका कंफिग्रेशन किसको आता है? क्रोमियम का कंफिग्रेशन किसको आता है? ओके, अच्छे से ध्यान दे के बोलना है। बोलो, आप लोग सोचो। हाँ, तुम 24 बोले थे। हाँ सही है, गलत है। आप एक्सपेक्टेशंस क्यों भूल जाते हो? 4s2 3d4 कहाँ होता है? हाँ हाँ, क्या? हाँ, तो मुझे पूछोगे अब कितनी बार सीखे हो? 11th में भी सीखे हो, 12th में भी सीखे हो। 3d5 4s1, 4s2 3d4 योर एजम्पशनेशन, बट आपको फिर ढूंढना है कि 3d5 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, एंड दैट्स वाई एक इलेक्ट्रॉन जंप कर देते हैं। क्या करूं मैं आपका? ओके, सही है, चलो कोई भी बात, अब तो याद रह गया ना पक्का? जिंक का बोलो। तुमने 3D में बढ़ाया, सही है, सच ओके, सही है। कैसे? एटॉमिक नंबर 30 है, तो 4s2 3d10 है ना, 20 आर्गोन तक, 4s2 20 एंड 3d10 30। ओके, कॉपर का बोलो। बाकी क्या कमेंट है इस पे? 4s1 3d10 सही है, जंप करवाना इधर। ओके, तो क्रोमियम एंड कॉपर को याद रखो। ओके, चलो, तो क्रोमियम का है 3d5 4s1, बट +3 है, तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 3d5 में से 2 जाएंगे, तो कितना बाकी बचा? d3। अब इस सारे में d1 हो, d2 हो या d3, 2 वैकेंट d ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर द ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्टाहेड्रल करना है तो 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, विच दे आर dsp3, d2sp3, sp3d2। बट अगर Ti+3 है, V+3 और Cr+3 है, तो उसमें देखो Ti में तो बात ही नहीं है, सिर्फ एक ही डी इलेक्ट्रॉन है, 4 के 4 खाली है, बट यूज कितने करने हैं ऑक्टाहेड्रल में? 2 करने। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इजीली? यस और नो? 2 जब d2 है तो कितने फिलअप है? 2, बाकी 3 खाली है, मुझे तो सिर्फ 2 ही डी यूज करने हैं। यस और नो? और जब मेरा +3 है तो उसमें कितने ऑर्बिटल है? मतलब Cr+3 है तो उसमें d3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो भी कितने बाकी बचेंगे? 2। मतलब सब में मिनिमम 2 तो मिल ही रहे, एंड दैट्स व्हाई d ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर द octahedral hybridization with 4s and 4p, and the magnetic behavior of these free ions and their coordination entities similar, क्योंकि एक ही टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन, when the more than 3 3d electrons are present,
अब क्वेश्चन ये है कि सर D4 कन्फिग्रेशन होगा तो क्या होगा, क्योंकि D4 में 4 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन तो आ गए, फिफ्थ वाला गायब है, मतलब फिफ्थ वाला ही खाली है। बट अगर हमें ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन करवाना है तो हमें तो D कितने एम्प्टी चाहिए, 2। तो आइदर एक ही रास्ता बचता है, वो 3 में 4 जो थे ना उसमें से किसी को पैर करवा दो, है या ना, या तो फिर पीछे वाला D ढूंढो। अगर आपको D2sp3 करना है तो 4 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को पैर करवाना पड़ेगा, है या ना, या तो फिर वहां को छोड़ो और पीछे वाला D ले लो जो बिल्कुल खाली है, यस और नो। तो समझो, the required pair of 3D orbital for octahedral hybridization is not directly available as per Hund's rule. Thus for the D4 configuration, अब मैं ये सब में टाइम पास नहीं करता हूं, आप कर लेना, Cr+2 Mn+3 ये सब में कौन सा कन्फिग्रेशन होगा, D4। समझ में आया ना कैसे करना है, क्योंकि आगे मैंने काफी सारे आयंस का करवाएगा, इतना पूछ पूछ के मैं लंबा जाऊंगा तो वापस टाइम चला जाएगा। ओके, लाइकवाइज Mn+2 Fe+3 वापस भी मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार बता देता हूं, जैसे कि अगर मुझे Mn+2 का D5 कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है तो मैं Mn का एटॉमिक नंबर याद करूंगा, मेथड बता देता हूं शॉर्ट। तो Mn का एटॉमिक नंबर 25, 18 पे आर्गोन कंप्लीट, 4s2 पे 20 कंप्लीट, आर्गोन 18 होता है, 4s2 पे 20 एंड 3d5। अब +2 है तो 4s2 निकल जाएगा, 3d5 आ गया D5 कॉन्फ़िगरेशन। लाइकवाइज Fe+3 कर सकते हो, Fe+2 है, CO+3 कर सकते हो, D6। तो अब नेक्स्ट 3 कॉन्फ़िगरेशन कौन से, D4, D5, D6. Vacant pair of d orbitals result only by pairing of 3D electrons. एक ही रास्ता है, 5 घर में इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, बट मुझे 2 घर क्या चाहिए, खाली, तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स का पैरिंग करना पड़ेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन का तो पैरिंग होगा नहीं, जितने होंगे उतना होगा। 4 का पैर होके 2 ऑर्बिटल में चले जाएंगे, 5 का पैर होके 3 ऑर्बिटल में रहेंगे, 2 2 1, और 6 का पैर होके 3 ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल यूज हो गए, मतलब 2 ऑर्बिटल हमें क्या मिलने वाले, खाली मिलने वाले। ओके, एंड विच लिव्स 2 1 एंड 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा हुआ तो D4 में 0, D4 का पेयरिंग होगा तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D5 का होगा तो 1, और D6 का होगा तो 2। ओके, मैंने गलती की, ओके माय मिस्टेक, सॉरी। मैं ऐसा ही बोल दिया था पहले, दैट्स माय मिस्टेक। मैंने ऐसा बोला ना वहां से कि एक इलेक्ट्रॉन का तो पेयरिंग होगा नहीं, सारे का होगा, ऐसा बोला था ना, वहां से मैंने गलती स्टार्ट की, क्योंकि आई फॉरगॉट CFT। CFT ने क्या बताया था, T2G लेवल, EG लेवल 8th चैप्टर में सिखाया था। तो T2G में कितने थे, 3, तो वो चौथा जो भाग रहा था ना उसी को नीचे ले आएगा, बाकी 3 तो वही के वही रहेंगे, यानी कि D4 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि एक का ही पेयरिंग होने वाला है। 1 2 3 4 ऐसे थे ना, ए निकल के ही सिर्फ इधर आएगा, T2G लेवल, 3 के साथ चौथा आ जाएगा, बराबर। तो 2 अनपेयर्ड मिले, फिफ्थ होगा तो इधर जाएगा, एक अनपेयर्ड मिला और सिक्स्थ होगा तो 0 अनपेयर्ड मिलेगा, तो आ गया D4 में 2, D5 में 1, D6 में 0। बोलो कोई डाउट, कंफर्म। तो इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली थ्योरी थोड़ी IMP मुझे लगती है, इसमें पहला आप स्ट्रक्चर कॉमन इंफॉर्मेशन दोगे, फिर आप D3 D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन समझाओगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में D4 D5 D6 कॉन्फ़िगरेशन समझाओगे, एंड देन उसका एग्जांपल, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ओके, सो D3 D4 एंड D5 यहां तक क्लियर हो गया? नहीं सॉरी, D4 D5 D6 क्लियर हो गया? ओके, अब देयर आर मैनी कॉम्प्लिकेशंस विद द स्पीसीज हैविंग द वीच कॉन्फ़िगरेशन. चलो समझते हैं एक एक एग्जांपल के थ्रू. MnCN6 3-, उसमें Cn का क्या होता है? -1, -1 इंटू 6, -6 ऊपर जाएगा, +6, 6 - 3 3. तो Mn जो है वो क्या है? +3. क्या है? +3. अब Mn का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आर्गन के बाद 4s2 और 4s2 के बाद बोलो 3d5. जब ये +3 है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और इसमें से 1 चला गया, तो क्या हो गया? 3d4. मतलब ये d4 वाला कॉन्फ़िगरेशन है. अभी क्या हुआ? दिस हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. MnCN6 है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितने इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग है. ओके, बट MnCl6 इसमें भी Cl कौन सा? -1, -1 इंटू 6, -6, -6 +6, +6 में से 3 जाएगा, +3. यानी Mn अगेन क्या है? यहां पे भी +3 था, यहां पे भी +3 था, मतलब दोनों में Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? D4. लेकिन MnCN6 3- कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके रिगार्डिंग है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग. बट MnCl6 है तो वो पैरामैग्नेटिक है. कैसा है? पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रॉन? 4. दोनों पैरामैग्नेट तो है ही, लेकिन वो विद द 2 इलेक्ट्रॉन और दिस इज विथ, चलो ये 4 बात तो समझ में आ रही सर, डी कन्फिग्रेशन 4. बट ये विथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे? वो तो तभी पॉसिबल है जब वो 4 वाले कितने हो गए हो, है ना? 4 वाले कितने हो गए हो? एक पैर हो गया हो, दोनों के दो नहीं, ऐसे 4 ऐसा हो और एक ही पैर हुआ हो तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी बचेंगे? 2. बोलो कोई डाउट? कंफर्म? ओके, नेक्स्ट. लाइकवाइज FeCN6 में जाओगे, FeCN6 3-, तो ये -1, -1 इंटू 6, -6 ऊपर जाएगा, +6, तो 6 - 3, 3 हो जाएगा. चलो अब Fe का क्या हो गया? +3. अब Fe+3 जो है ऊपर से ही मैं बता देता हूं, Fe+3 किस में आ रहा है? D5. यू कैन कैलकुलेट इट बाय योर सेल्फ. तो D5 में क्या हुआ? अगर मैं D5 पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन को सिंपली लिखूं तो ऐसे होगा, 5 5 अलग हो गए. अगर मैं पेयर करवाऊं तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके पेयर कर देंगे, तो एक अनपेयर्ड बचेगा या तो फिर 5 अनपेयर्ड बचेंगे हमारे लॉजिक के हिसाब से. तो FeCN6 3- हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लाइक दैट. अगर पेयर हो रहा है तभी एक बचेगा, यस और नो? अदरवाइज FeF6 हो तो इसमें भी -1 इंटू 6, -6 ऊपर जाएगा, +6 3- तो ये +3 हुआ. ओके, बट उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कितने का मिल रहा है? 5 का. मैग्नेटिक मोमेंट हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया, ससेप्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंट से. बोलो कोई डाउट? यस और नो? चलो D4 यहां पे लिखना था, D5 एंड मुझे डाउट था D6, तीनों के बारे में समझने वाले, तो दैट इज फॉर D6. देखो -1 इंटू 6, -6 ऊपर जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, +3, तो CO+3 का कन्फिग्रेशन कौन सा है? चेक इट आउट. D6 है कि नहीं? चलो, तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल फॉर द D6. अब D6 में क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे होते हैं, यस और नो? तो दिस इज द पैरामैग्नेटिक विद द 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन अगर CO C2O4 3 C2O4 -2 होता है, -2 इंटू 3, -6 ऊपर जाएगा, 6 में से 3 जाएगा. इधर भी CO क्या है? +3. इतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन उसमें क्या बन जाता है? तभी पॉसिबल है जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आके पेयर बना दे. आया समझ में? मतलब कि 2 तरीके के कॉन्फ़िगरेशन, हमारे कॉन्फ़िगरेशन तो एक ही है लेकिन 2 तरह के सिचुएशंस हमारे साथ में आए कि कुछ वक्त हम इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहने देते हैं और कुछ वक्त हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? पेयर. अब थोड़ा फोकस करें कि हमने यहाँ पे देखा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, हमने इसमें देखा इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, इसमें पेयर हो रहा है और इसमें पेयर हो रहा है, यस और नो? तो ये लिगेंड कौन से? क्योंकि बाकी सब तो सेम टू सेम है, मेटल आयन तो सेम टू सेम ही है, Mn+3 Mn+3. चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? लिगेंड्स. तो यहाँ पे लिगेंड कौन है? Cn. यहाँ पे लिगेंड कौन है? Cn. यहाँ पे लिगेंड कौन है? C2O4 मतलब ऑक्सीलेटो. So these are those ligands which are capable to pairing the electrons, and that's why they are known as stronger ligands. है ना? उनकी स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है. बात क्लियर? एंड अगर आप इसमें देखोगे Cl, इसमें देखोगे फ्लोरीन, यहाँ पे देखोगे फ्लोरीन, तो ये ऐसे लिगेंड है जो वीक लिगेंड है, दे आर नॉट कैपेबल टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स. बात क्लियर?
कंफर्म? बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट? Above behavior is explained by the valence bond theory in terms of inner orbital और outer orbital coordination entities. जिसमें पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? पेयरिंग, उनकी इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी अंदर का डी खाली हो गया, अंदर का डी खाली हो गया तो वो किस में पार्ट लेगा? हाइब्रिडाइजेशन में। लो स्पिन होगी। कैसी होगी? लो स्पिन। ओके, क्योंकि आप देखो D4, अगर D4 में पेयर कर देते हो तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर पेयर नहीं करते हो तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब हाई स्पिन। अगर 2 पेयर हो गया मतलब कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो लो स्पिन। पता है ना स्पिन क्वांटम नंबर? यस और नो? क्योंकि जो पेयर हो गया है ना उसमें अनपेयर का ही स्पिन क्वांटम नंबर होगा, क्योंकि जो पेयर हो गया उसमें प्लस अप माइनस अप तो क्या हो जाएगा? 0। तो लो स्पिन, हाई स्पिन भी क्लियर हुआ। इनर डी ऑर्बिटल, वो कैसे? अगर पेयर हो गया है तो इनर डी ऑर्बिटल यूज हो जाएगा तो लो स्पिन में चला जाएगा, और अगर पेयरिंग नहीं होता है इलेक्ट्रॉन की तो उसको आउटर डी ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा, तो आउटर ऑर्बिटल हो गया और उसमें हाई स्पिन रहेगी क्योंकि यहाँ पे सारा अनपेयर्ड है। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, द कॉम्प्लेक्स MnCN6, FeCN6 एंड C2O43 आर, क्योंककि वहां पे पेयर हो चुका था तो इनर ऑर्बिटल D2sp3। लाइकवाइज अगर आप MnCl6 FeF6 की बात करते हो, MnCl6 FeF6 एंड दूसरे किसकी बात करते हो? यस, COF6 की बात करते हो तो वो आउटर कॉम्प्लेक्सेस हो गए। कौन से कॉम्प्लेक्सेस हो गए? आउटर। ओके, क्योंकि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। दे आर द पैरामैग्नेटिक कॉरस्पॉन्डिंग टू 4, 5 एंड 4। अभी हमने देखा था इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 4 वापस क्यों? क्योंकि इसमें 6 था तो एक क्या हो गया था? पेयर हो गया था। तो कितना हो गया था? 4। आया समझ में? Now D6 configuration, the magnetic data is agree with the maximum spin pairing in a many cases. D6 में काफी सारे ऐसे केसेस है जिसमें मैक्सिमम स्पिन मिल सकती है। ओके, अगर D6 कन्फिग्रेशन है तो। इन शॉर्ट हमने पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इतिहास खोल दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर माइंड में ट्रिक बैठा लो तो। पहले D1 वाला, D2 वाला, D3 वाला एक्सप्लेन किया, फिर D4, D5, D6 वाला एक्सप्लेन किया, फिर उसमें वापस एग्जाम्पल के थ्रू D4, D5, D6 अगेन एक्सप्लेन किया, फिर वापस वो जिसमें पेयर हो रहा था वो पैराग्राफ, जिसमें पेयर नहीं हो रहा था वो पैराग्राफ, और एक कॉमन सेंटेंस। D6 हमें ज्यादातर दिखने मिलता है लेकिन उसमें मैक्सिमम स्पिन स्पैरिंग होती है मेनी केसेस में। हाँ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनको मिले तो वो भी पेयर होकर नहीं हो गए ना। वो तो बोला ना 1 2 3, 1 2, ये थ्योरी बाकी है, आगे आएगा। ये तुम्हारा डाउट था, वैसा साइंटिस्ट लोगों का भी डाउट था, ये साला ऐसा क्यों हुआ? 4 में से 2 2 की 2 पेयर क्यों नहीं बने? 4 में से 1 + 3 क्यों बना? ऐसा डाउट था कि नहीं था? एक सेकंड ना, ओके चलो ध्यान दो। द स्पिन ओनली, हाँ कुछ डाउट पे थे हम? हाँ, तो हम कहाँ पे थे? यस, साइंटिस्ट लोगों को यही डाउट था कि जो D4 था उसमें से 2 2 प्लस क्यों नहीं बन गया, 2 + 2 क्यों नहीं बन गया, 1 प्लस, सॉरी 2 + 1 + 1 क्यों आया? सो उसके लिए ऐसे ही डाउट था। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर 2 + 2, तू जिसको डायमैग्नेटिक बोल रहा है उसकी जब एक्चुअली में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेजर की ना तो वो पैरामैग्नेटिक ही था। उसकी ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू मिली, और वो म्यू से जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए गए तो कितने मिले? 2। अब एक में होता तो हम कुछ लोचा मानते, बट सब में ऐसा हुआ, मतलब कि वो पेयरिंग तो तभी आ सकती है जब एक को उठा के लाते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने न्यू थ्योरी डेवलप की एंड दैट इज नेम्ड एज CFT। और CFT में यू विल लर्न, आगे जाके पढ़ना है कि D5 जो पहले 5 ऑर्बिटल होती है उनकी सेम एनर्जी होती है, लेकिन दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, हाँ 3 2, और इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड,
ये 4 जो सिंगल में भाग गया था वो उठ के नीचे आएगा, इसलिए सिर्फ एक में 2 हो गए और बाकी 2 तो 2 ही रहेंगे। बात समझ में आया? इसलिए 2 + 1 हुआ, नहीं कि 2 + 2। क्लियर ना? चलो, तो वो एडवांस वर्जन है। काफी सारे हम तो क्या है, सब लोगों की स्टडी के जो कंक्लूजन है वो पढ़ रहे हैं, बट रियल में भी प्रॉब्लम रहा होगा। बट जब प्रॉपर्टीज के साथ वो मैच नहीं हो रहा था तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि 4 की पेयरिंग 2-2 में नहीं की, बल्कि प्रॉपर्टीज के साथ मैच करने के लिए 4 की पेयरिंग 2 + 1 + 1 की। गॉट इट ना? चलो, ओके। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4- is 5.9. बोहर मैग्नेटो प्रिडिक्ट जियोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये जो 5.9 है वो किसके लिए आएगा? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा? तो आपको इस फॉर्मूला में √n+2 में पहले 1 की वैल्यू रखनी है, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की। ओके, अगर 1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 + 2 √3 आएगा। ओके, फिर 2 की वैल्यू रखेंगे तो 4 × 2 = 8। ओके, √3 मतलब कि 4 अगर होता तो 2 आता। आया समझ में? अगर यहाँ पे 9 होता तो 3 आता। हमें तो कहाँ तक जाना है? मतलब कि बहुत आगे है। 5 रख दो, 5 × 2 + 5 + 2 7 7 5 = 35 के बाद क्या होता? 36 होता तो कितना आता? 6, लेकिन 35 है तो ऑब्वियसली उससे कम है तो 5.9 आ सकता है, मतलब कि मिल गया। n = कौन सी वैल्यू है? 5 वैल्यू है। आया समझ में? क्लियर? अगर n = 5 है मतलब कि इसमें देखो -1 × 4, ये माइनस वैसे बाहर आना चाहिए, -4 ऊपर जाएगा, +4 में से 1 जाएगा, +3। ओके, Mn+3। तो Mn+3 का कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो बोलते हैं भाई Mn में 4s2 3d5 ऐसा होता है, +3 यानी 2 गए और एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो क्या हो गया? d4। जैसे ये फटाफट से बोल गया था d4। ओके, Mn+3 का कन्फिग्रेशन क्या है? d4। d4 में 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस और नो? ओके, सिंस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mn2+, तो फिर यहाँ पे कोई चार्ज में दिक्कत नहीं है ना? -2 हो तो पॉसिबल, -2 है ना? ओके, तो ये -2 हो तभी ये +2 बन सकता है। और जब भी मैंने यहाँ पे d4 लिखा ना, तब भी मेरे दिमाग में तो गया ही था, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 5 तो बनेंगे नहीं, क्योंकि हमने निकाल के ही रखा है। तो ये +2 होगा तब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5। तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हो सकते हैं, बराबर? तो Mn+2 जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है? 4। मतलब कि लिसन, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया कहां से? वेरी गुड, MnBr4। तो Br4 से आपको पता चला कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है? 4। मतलब कि यू रिक्वायर्ड 4 ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, क्योंकि दिस इज द मेटल आयन। यस और नो? तो अब sp-डाइजेशन 4 वाले के लिए 2 टाइप के होते हैं, sp3 या तो फिर dsp2। कौन से हो सकते हैं? sp3 या dsp2। बट लिसन, अगर आप sp3 करवाना चाहते हो तो दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि डी तो पूरी की पूरी फिलअप है ना? पीछे के sp3 ले सकते हो। बट अगर आप dsp2 करवाना चाहते हो, कौन सा करवाना चाहते हो, तो आपको एक डी खाली करना पड़ेगा, और वो तब पॉसिबल है जो इलेक्ट्रॉन इधर जाके पैर कर दे। तो कितने अनपेड मिलते हैं? 3। तो मतलब कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट 3 वाला होना चाहिए था, लेकिन आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितने वाला है? 5। मतलब अनपेड ही रहेंगे, पैर होने वाला नहीं है, मतलब dsp का क्वेश्चन नहीं है। आंसर कौन सा आएगा? और sp3 का जियोमेट्री कौन सा है? बस इतना एक्सप्लेन करना था। तो अब देख लीजिए, इट विल बी आइदर sp3 और dsp2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा है? 4। एज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज 5.9, देयर आर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी टेट्राहेड्रल इन अ शेप रादर देन स्क्वायर प्लेनर। अगर मैं यहाँ पे बोल देता √3 वाला, मतलब 3 होता तो 3 + 2 5 5 3 = 15, √15 है उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू दे देता, तो फिर क्या हो जाता? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता? ए वाला dsp2। और शेप कौन सा होता? जियोमेट्री कौन सी होती? स्क्वायर प्लेनर। आया समझ में? बट उसके साथ मुझे लिगेंड पे चेंज करना पड़ता, ये लिगेंड अभी वीक है, मुझे यहाँ पे CN कर देना पड़ता। क्या करना पड़ता? CN। बात क्लियर? कंफर्म? ओके। ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, बट अब जो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर में क्वेश्चंस करवा ही रहा हूं, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे छोड़ने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। बट अब जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, वो टेक्स्ट बुक का टॉपिक कवर नहीं होगा, लेकिन स्किल बेस्ड क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ओके, चलो, जैसे कि यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ VBT डिस्कस द जियोमेट्री शेप एज वेल एज
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले कौन सा है बेटा, NiCl4। ये बॉक्सेस लगाने की प्रैक्टिस सीख जानी है, बहुत इजी है, समझ लो क्या है। सबसे पहले Cl4 से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पता चल गया, कितना पता चला 4, कितना पता चला 4, मतलब 4 से 2 हाइब्रिडाइजेशन फिक्स है, आगे कहीं देखना ही नहीं है। कौन से 2 हाइब्रिडेशन, sp3 dsp2, आया समझ में, एक s p3 या तो फिर एक d एक s और p2, 4 होना चाहिए टोटल, यस और नो। ओके चलो, उसके बाद आपने दिमाग में सोच ली। अब यहां पे कौन रुका हुआ पे, निकल, निकल का एटॉमिक नंबर 28, 28 में आर्गॉन 18, 4s में 20 और फिर 8, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे, फिर 26 27 28। बात क्लियर। वैसे इन लोगों ने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, हम हमारी नोटबुक में यहाँ हेडिंग लगाएंगे 3D 4s एंड 4p, फिर 3D के बॉक्स उसके ही नीचे, 4s का बॉक्स उसके ही नीचे और 4p का बॉक्स उसके ही नीचे। तो फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस में ये ऐड होता जाएगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ। A3D 4s 4p मैंने लिख दिया, तो फिर यहाँ पे 3D के बॉक्स, 4s का बॉक्स, 4p। जब नेक्स्ट में कुछ भी लिखते हो 3D के बॉक्स, 4s का बॉक्स, 4p का, ये इधर 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 रैंडम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया ना। वैसे 3D में 5 बॉक्स ड्रॉ करने हैं, 4s में एक ही आएगा और यहाँ पे 3 करना है। क्लियर, क्योंकि वो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल डिफाइन कर रहा है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। -1 × 4, -4 ऊपर जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 मतलब निकल, +2 मतलब 4s के 2 इलेक्ट्रॉन गायब। बात क्लियर हो गई। ओके, Cl जो है वो कौन सा लिगेंड आपने समझा हुआ है, वीक। आपको याद रखना चालू करना पड़ेगा, Cl इज अ वीक, और वीक है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अब कौन सा खाली बचा, ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने वाले नहीं है, तो S 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4, मतलब 1 2 3 4। तो आपको पता भी चल जाएगा S एंड 4p 3 यूज हुई, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सोचना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक कमाल आता है, साथ में ये याद रह जाता है कि कौन सा लिगेंड वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे बहुत ज्यादा नहीं आने वाले, कुछ ही है, CaNH2O ऑक्सोलेटो, ए दिखे तो स्ट्रॉन्ग, बाकी सब छिवाड़े के देखे तो वीक। ओके चलो, तो यहां तक क्लियर हो गया। आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी बोला था, मतलब ये sp3 हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। उसके बाद ये जो क्रॉस है ना, वो इलेक्ट्रॉन मेटल के नहीं है, लिगेंड के। किसके हैं, लिगेंड। यहाँ पे जो Cl था ना, उसके इलेक्ट्रॉन है, पैर वाले। क्लियर। तो दिस इज NiCl4 2-। जब मैंने Cl लिखा मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, 2 क्रॉस वाले Cl के हैं। बोलो को डाउट। तो ऐसे 1 2 3 लाइन आएगी आपकी। फिर मैग्नेटिक मोमेंट में देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में कितने बचे, 2। तो अकॉर्डिंग टू दैट 2 इन द ब्रैकेट 2 + 2, अभी बताया था ना n + 2। तो 2 × 4 8, √8 करोगे 2.82। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, विच शेप, एड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स। बात क्लियर। नहीं आएगा ना, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी रखती है, और वो जो मैंने बताया था ना, लिगेंड हैज एबिलिटी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। बात क्लियर, दैट्स व्हाई। ओके, NiCN4 की बात करें, यस और नो। बाकी सब सेम टू सेम रहने वाला है, कुछ कुछ चीजें चेंज होगी, दैट इज पेयरिंग। -1 × 4, 4 ऊपर जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2, तो ये +2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले। ओके, इसका क्या हुआ, पेयरिंग आगे आ गया, यस और नो। ये खाली बड़ा था, वहां से स्टार्ट होगा अब 1 1 2 3 4 DsPP, DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर। जियोमेट्री कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब क्लियर, कंफर्म। आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, सेम ट्रिक यू हैव टू अप्लाई ऑन अ रफ पेज एंड देन कंक्लूड द आंसर, नॉट बाय सिलेक्टिंग जय माता जी। ओके चलो, नेक्स्ट इज CO4। नेक्स्ट इज व्हाट, NiCO4। ओके, बट बेटा ध्यान देना, दिस CO4 इज अगेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बट CO इज न्यूट्रल। CO इज व्हाट, न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऊपर भी 0 मतलब निकल भी 0। निकल एज एटम प्रेजेंट है, नॉट आयन। ओके, बट निकल का कंफिगरेशन 3D8 4s2 वाला दिख रहा है, बट CO कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन इधर घुसा दे रहा है, तो ये पेयर हो गया सब।
तो S खाली, P3 खाली। और वैसे भी आपको ज़्यादा लंबा ना सोचना पड़े, इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये 4 कोऑर्डिनेशन है, तो sp3 आ सकता है या तो dsp2 ही आ सकता है, तो इसीलिए ये s वाले इलेक्ट्रॉन तो निकालने ही पड़ेंगे। CO में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि स्ट्रॉन्ग है या वीक, तो आपको तो पता ही है कि dsp2 हो या sp3 हो, क्या यूज होने वाला, मतलब एक ही रास्ता है, इसको भगाओ वहां। बात क्लियर? एंड हेंस दिस वे 0 सारे पेयर 0 मतलब 0 मैग्नेटिक मोमेंट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सारे पेयर। आया समझ में? मैंगनेट पढ़े थे, पोटेशियम मैंगनेट, पर मैंगनेट आयन पढ़े थे ना, MnO4 माइनस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4, -8 ऊपर जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, Mn का +7 है ना, मजा ही मजा है। देखो Mn में 3d7 4s2 था, 3d5 4s2 था, अब जब +7 हुआ सब निकाल दिया उसने, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब क्या, तो अब ये बहुत ही जबरदस्त है। ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, 4, तो 4 में तो सर आपने अभी तक हमें ऐसा ही पढ़ा है बीबीटी में, sp3 या dsp2, तो बेटा ये केमिस्ट्री है, एक्सपोनेंशियल केसेस आएंगे, ये याद रख के जाना घर से। इसमें ना sp3 होता है ना dsp2 होता है, क्योंकि इसमें सब खाली है। अब सब खाली है तो डी में नहीं घुस जाएंगे, नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब, यानी कि एक एस तो अच्छा बुरा ना लगे इसलिए एक एस तो यूज करना पड़ेगा ना, तो आगे के D3 और S शेप रिमेन सेम टेट्राहेड्रल, शेप में चेंज नहीं होगा, तो ये D3S वाला कॉन्फ़िगरेशन है, और दैट्स व्हाई एमसीक्यू में आता है MnO4 माइनस, सॉरी माइनस था ना, MnO4 माइनस, विच वन, MnO4 माइनस हैज which hybridization, D3S, which hybridization, D3S। और लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कि sp3d आएगा, नहीं sp3 आएगा या dsp2 आएगा, जय माता जी, वो दोनों गलत है। वो दोनों में भी पता तो नहीं होता है, लेकिन इतना श्योर होते हैं कि भाई 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा आएगा, sp3 या dsp2, बट वो दोनों क्या होते हैं, गलत। उससे अच्छा कौन सा आंसर होता है, D3S। आया समझ में? फिर और शातिर लोग मेरे जैसे ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, 4 ऑप्शन में sp3 देंगे, dsp2 देंगे, और जानबूझ के ना d2sp3 देंगे, ताकि आप श्योर हो जाओ कि ये तो आए ही ना, d2sp3 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का है, फिर लेंगे ये नॉन ऑफ दिस, मतलब आपको तो शक जाएगा sp3 और dsp2 पे ही, क्योंकि D3S तो मैंने वहां रखा ही नहीं, आपकी आंखों सामने लाया ही नहीं। आंसर कौन सा होता, समझ में आया? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अगेन सारे पेयर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर मैग्नेटिक मोमेंट 0, शेप टेट्राहेड्रल, डायमैग्नेटिक। बोलो कोई डाउट? इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स सच एज CO, NH3, CN, ऑक्सोलेटो, वाटर, ये सब फायरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। आया समझ में? एक इसके वाला है NH3 वाला, कॉपर है, आप ऑक्सीडेशन नंबर अब खुद कैलकुलेट करना, वैसे इसमें क्या है, ये 0 है तो सीधा +2 इसके ऊपर आ जाएगा, तो +2 हो गया। कॉपर का 3d9 4s2, वैसे नहीं था, एक क्यों गलत दिया है, 4s1 आना चाहिए, 3d10 4s1 था ना, यस और नो, फिर +2 हो गया, +2 हो गया मतलब ए तो गया ही गया, ए दाब ही गया, बराबर भाई, यहाँ तक क्लियर। फिर NH3 है, कौन है, NH3 पेयर करवाता है, लेकिन अब कहाँ करवाएगा, सब तो भरा हुआ है, तो बोला भाई छूट जा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 है, कितना है 4, ये कैसे, ओके, इसीलिए मतलब कि और डाल दो जाओ, क्योंकि बुक में नहीं है, और मैंने भी पहली बार देखा, दैट इज sp3d, सॉरी sp3 p में होने के बावजूद यहां नहीं गया, कहाँ गया, d। देखते हैं, मे हैव आइदर टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री, किसके पास, CuNH3 ट्वाइस 2+, वही के पास, कैसे, द टेट्राहाइड्रल, ओके, मतलब इस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली दोनों जियोमेट्री पॉसिबल है। The tetrahedral or square planar geometry, however, cannot be predicted by the magnetic property as both complexes have, okay, one electron unpaired। ऐसे देखो, sp3 यहाँ पे p ले लेता तो sp3 होता, और 2 ही p लेता हूँ और एक d में ले जाता हूँ, तो sp2d वो उसी को किसके जैसा बता रहे, dsp2 जैसा बता रहे,
क्योंकि एक डी, एक एस और एक पी इन्वॉल्व होगा तो स्क्वायर प्लानर ही बनने वाला है, चाहे वो डी पीछे का हो आगे का। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए दोनों सेप हो सकते हैं, और वो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से प्रिडिक्ट कर पाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ए 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखो या इधर रखो, ए अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचने ही वाला है। यस और नो? एंड दैट्स व्हाई हगिन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि sp2d हाइब्रिडाइजेशन रादर देन dsp2, ओके, दैट द कॉम्प्लेक्स हैज sp2d हाइब्रिडाइजेशन है। किसके कंपेयर में? बट वैसे भी dsp2 तो तभी बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन भागेगा। ओके, द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लानर एंड पैरामैग्नेटिक। ओके, तो ऐसा बताया कि देखो मेजोरिटी में dsp2 बनता था, बट फॉर दिस केस dsp2 जैसा क्या बनेगा? sp2d, और उसका शेप क्या रहेगा? स्क्वायर प्लानर। ऐसा कौन से साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है? अगेन बाकी लोग जो है, बाय बाय, क्या लोग जो है वो अभी भी कंफ्यूज है, इसका शेप कैसा दे? टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लानर? बोलो को डाउट? कंफर्म? अब देखो मैंने 4 करवा दिए ना, तो ये आपकी हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट और आपकी हम्बल ड्यूटी है कि आप इसको पूरा कंप्लीट करके आओगे। कहां तक? 23 तक। और 24 क्वेश्चन जो मार्च 2020 में पूछा गया था, अब बोल गया मैं 2022 है ना, आ जाएगा भाई, बराबर है? अब निकल ही गया है, मैंने इंटेंशनली नहीं निकाला है ना, तो आ जाएगा, अच्छे से मेहनत करेंगे उसमें।